वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज जो है हमारी सेकंड क्लास है ऑफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 हमारी जो है सेकंड क्लास है। तो एक बार देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। लास्ट क्लास बेसिकली हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया था, राइट। हमने ओरिएंटेशन देखा था कि ये जो सेशन है किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा क्रिमिनल लॉ इवॉल्व हुआ है फ्रॉम वैदिक काल से अब तक में 1860 तक जो आईपीसी बना। उसके बाद बीएनएस किस तरीके से पिक्चर में आया, क्यों बीएनएस की ज़रूरत पड़ी आज के टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्या सिस्टम था। पहले हमारा वैदिक सिस्टम था। वैदिक सिस्टम में जो लॉ थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते थे, विच इज़ मोरली रॉन्ग, वो लीगली भी रॉन्ग होता था और सज़ा दी जाती थी, राइट, बाय द किंग। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो दंड था, वध था, ठीक है, वर्ण आश्रम था और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी था। उसके अलावा हमने स्मृतिज देखी थी, मनु स्मृति देखी थी, यज्ञवल्क्य स्मृति देखी थी, नारद स्मृति देखी थी और बृहस्पति। ये आपको बस पॉइंटर्स याद रखने हैं, एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ से पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद हाँ, हमने जब ये बात की थी कि मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था, है ना, तो मुस्लिम्स का जब इन्वेजन हुआ तो इस्लामिक लॉ फॉलो होने लगा, है ना। फिर हमने देखा था कि जो हिंदूज थे उनका सिविल लॉ तो इंटैक्ट रहा था, बट मुस्लिम लॉ जो क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शरिया लॉ एप्लीकेबल हो रहा था। उसके बाद अंग्रेज आए थे, है ना, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। अच्छा, मैंने ना आपको ये गैंगटो कोड के बारे में नहीं बताया था, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, जब वो काजी या पंडित जो है वो एक्सप्लेन करते थे लॉज को, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था 1772 में ही 1772 में क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग ने बोला कि भाई जो हमें तो है कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हिंदू लॉ किस तरीके से काम कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हिंदू के जितने भी स्क्रिप्चर है सब कुछ मिला के जो बनारसी पंडित हैं उन्हें बोला गया था कि आप एक कोड तैयार करो जिसमें जितने भी हिंदूज के लॉ हैं वो एक कोड में ही समाहित हो जाए, है ना, कंसोलिडेट हो जाए। तो वो जो कोड बनाया गया था बाय द बनारसी पंडित्स, किस लिए, ताकि जो इंग्लिश जजेस थे, है ना, उनको हेल्प मिल सके टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ, राइट, और ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं डिसीजंस में वो कम हो जाए। तो बनारसी पंडित्स ने लॉ को, पूरे लॉ को, जो हिंदू लॉ था उसे कंसोलिडेट किया, राइट। इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट किया, बट वो उन्होंने हिंदी नहीं, संस्कृत लैंग्वेज में ही किया। बाद में इस संस्कृत लैंग्वेज को में जो कोड तैयार किया गया था उसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। फिर बाद में पर्शियन से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसे हमने गेंटू कोड का नाम दे दिया, ठीक है। ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कोड विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय बनारसी पंडित्स, ठीक है, टू गाइड द इंग्लिश जजेस, उस कोड को हमने नाम दे दिया गेंटू कोड, राइट। इसमें यहाँ से इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वेट। उसके बाद हमने ये क्लासिफिकेशन भी देखा था, ठीक है। तो 3 थ्योरीज थी उनकी, कौन सी, रिटेलिएशन था, डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट थी, उसके अलावा स्पेसिफिक पनिशमेंट दी जाती थी फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस। उन सब पूरे जो कॉन्सेप्ट ऐसे हम बोलते थे निज़ामत, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय, राइट। चले एक सेकेंड, नेक्स्ट। फिर हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ। आज मैं रिवीजन करा रही हूँ, कल से रिवीजन मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर टाइम ख़राब होने वाली बात है। आप डबल की स्पीड पे दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्रिमिनल कोड था, किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग आए, उन्होंने गेंटू कोड बनवाया। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो फिर जब फर्स्ट लॉ कमीशन आई उन्होंने शुरू कर दिया था 1833 के चार्टर के बाद। फर्स्ट लॉ कमीशन ने जो है आईपीसी बनाने का काम शुरू कर दिया था, ठीक है, और इस तरीके से हमारा आईपीसी बना था और उसके बाद जो है हमारा बीएनएस बना था। आज हम बात करेंगे राइट इन रेम की। पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बेरेक्ट पे जंप करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बेरेक्ट पे जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आएंगी, ठीक है, और ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं लिख ही देती हूँ। ये जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई डज द स्टेट पनिश द रॉन्ग डूअर, यानी कि देखो ये है ए और ये है बी, इन दोनों का झगड़ा हुआ, ए ने बी को जान से मार दिया। अब झगड़ा तो इन दोनों के बीच का था ना, स्टेट बीच में क्यों आ रही है ना, स्टेट का क्या मतलब है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई द क्रिमिनल केस आर रिटन एज स्टेट वर्सेस XYZ, यानी कि ए और बी के बीच की लड़ाई में स्टेट कहाँ से आ रहा है, इसका भी सेम ही क्वेश्चन का मतलब सेम ही एसेंस निकल के आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है या ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ जाता है तो आंसर आप लिख लोगे। ठीक है, अब आराम से समझते हैं। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, द क्रिमिनल लॉ, जो भी हमारा क्रिमिनल लॉ है वो क्या है, राइट इन रेम है। ठीक है, अब राइट इन रेम का मतलब क्या है, इट इज़ अ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या होता है पब्लिक लॉ और क्या होता है प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो लेट मी टेक अ न्यू पेज। चलें शुरू करते हैं। तो देखो एक होता है पब्लिक लॉ, पब्लिक, और एक होता है प्राइवेट, है ना। तो जो पब्लिक लॉ होता है ना, ये जनरली क्रिमिनल लॉ के केसेस इसमें डील करते हैं, यानी कि इसमें जो एक पार्टी होगी, वन पार्टी, वो स्टेट होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी आप पब्लिक रॉन्ग करते हो, राइट, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, राइट, या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इस टाइप के ऑफेंसेस, तो वो पब्लिक ऑफेंसेस होते हैं। और वहाँ पे एक पार्टी हमेशा स्टेट होगी और दूसरा कोई भी इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझो। यानी कि ये जो केस लिखे जाएंगे ये हमेशा लिखे जाएंगे स्टेट वर्सेस XYZ। तो मोस्टली जो भी ऑफेंसेस क्रिमिनल नेचर के होंगे, क्रिमिनल नेचर के, ठीक है, जैसे किसी ने A ने B का मर्डर कर दिया तो स्टेट वर्सेस ABC, जो भी नाम होगा बंदे का, राइट। अब आते हैं हमारे प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ में दोनों ही पार्टीज जो हैं इंडिविजुअल होंगी, इंडिविजुअल। कैसे, यानी कि ये हमेशा होगा A वर्सेस B। ये इसमें कौन से आएंगे, हमारे सिविल लॉज, ठीक है, या पर्सनल लॉज, जैसे कि मैरिज रिलेटेड मैटर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे प्राइवेट मैटर्स आएंगे, यहाँ पे हमारे पब्लिक मैटर्स आएंगे। अब ये तो हमें समझ आता है कि चलो A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जो B है इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का B ने ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे A जो है, मैटर क्या होगा, A और B के बीच का होगा कि A चाहेगा कि ये जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, B कर नहीं रहा, हम कोर्ट में जाएंगे, A वर्सेस B की लड़ाई हो रही है। ठीक है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। या फिर मैरिज हुई है A और B की, ठीक है, A को B से डाइवोर्स लेना है, तो ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और डाइवोर्स ले लेंगे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ मैटर ऑफ क्रुएलिटी, या फिर डाउरी का मैटर है ना। क्रुएलिटी यहाँ पे मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ऐसे मैटर हैं तो वो पब्लिक रॉन्ग में भी आएंगे, वो क्रिमिनल एक्ट भी माने जाएंगे। लेकिन अगर हम पब्लिक लॉ की बात करें, भले ही A और B की लड़ाई है लेकिन एक पार्टी हमेशा स्टेट होगी। ठीक है, स्टेट के साथ ही प्रोसिक्यूशन रहेगा, यानी कि स्टेट जो है, स्टेट तो है ही है, साथ में वो इंडिविजुअल जो विक्टिम है, बट नाम हमेशा स्टेट का चलेगा। ठीक है, विक्टिम का नाम नहीं चलेगा। आगे देखते हैं हम कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है ना वो है राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब क्या है, दिस इज़ द राइट विच इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आप आराम से धूप में बैठे हुए हो, सर्दी का टाइम है, आप आराम से धूप में बैठे हुए सब लोगों के साथ, एक कोई भी बंदा आता है रेंडमली और आप में से किसी एक को गोली मार के और वो निकल गया, राइट। अब क्या है, सबके मन में डर बैठ जाएगा, है ना, सब बाहर बैठना बंद कर देंगे, इंजॉय करना बंद कर देंगे, लोग डर डर के रहने लग जाएंगे। या मान लो एक जगह पड़ोस में एक घर में डकैती होगी, है ना, 6-7 बंदे आए बंदूक लेके और डकैती करके चले गए। अब क्या है, पूरी सोसाइटी में जो है एक डर का माहौल हो जाएगा, ऐसा होगा ना। यानी कि हम अपनी लाइफ जो है फ्रीली नहीं एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हम अगर आर्टिकल 21 की, बाकी कुछ मत देखो, अगर सिर्फ हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, यू हैव अ राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ में क्या है, फ्रीली हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, दूसरों को परेशान करें बिना, है ना, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे आपके ऊपर, पर ये है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं बट दूसरों को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
ये इम्प्लाइड है, ये आपको समझ आ रहा है। तो अगर कोई बंदा आके एक को गोली मार देता है तो हम सब डर के माहौल में रह रहे हैं। डर के माहौल में यानी कि हम फ्रीली तो लाइफ स्पेंड ही नहीं कर पा रहे। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं कि हम इसमें बाउंड होकर रहेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं कि दीज आर आर रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारी बात को रखेंगे और हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे। इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हम बना के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, और जो सरकार है उनकी क्या ड्यूटी है, हमें प्रोटेक्ट करके चलना, ठीक है। ये एक सिंपल सा मतलब आप इसे ऐसे समझो कि मान लो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, ये पूरी जो है एक सोसाइटी है, पूरा देश का मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक सोसाइटी को समझो। यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे भी घर हैं और ये गेट है, ठीक है। यहाँ एक गेट कीपर बैठा हुआ है। अब हम जब सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो हमने एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है कि हम ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा ये घर है तो सिर्फ हमारा इसी से मतलब है। अब हम मेंटेनेंस भी भरते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस होता है, राइट, और उसके अलावा अदर मेंटेनेंस होते हैं। हम अगर सोसाइटी की किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम मेंटेनेंस भरते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स जो हम सोसाइटी को दे रहे हैं। वैसे ही पूरे इंडिया को एक सोसाइटी समझो और हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। ये जो वॉचमैन यहाँ बैठा हुआ है, ही इज़ प्रोटेक्टिंग अस, कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना और इसके लिए हम इसे पैसे भी दे रहे हैं। सेम बात यहाँ पे भी समझो कि जो स्टेट है, स्टेट की ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना, बिकॉज हमने उन्हें चुना है, हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए अगर कोई भी ऑफेंस होता है किसी सोसाइटी के एक मेंबर के अगेंस्ट, तो ये माना जाता है पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ही कोई ऑफेंस हुआ है और इसका एक्शन कौन लेगी, स्टेट एक्शन लेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है, ये राइट इन रेम क्यों है। इतना समझ आ गया आपको राइट इन रेम का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो क्रिमिनल लॉ बेसिकली क्या है, इट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली वन पर्सन, एक बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बट एवरी सिटीजन ऑफ सोसाइटी, कि वो सारे फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। एम्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इस लाइन को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है और सेकंड वे क्या है, हम दोनों देखेंगे। फर्स्ट वे क्या है कि ये मेंटेन करता है द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि ए जो है, ही इज़ अ विक्टिम, ठीक है, इसका हो गया है मर्डर, ठीक है, इसकी फैमिली भी विक्टिम होगी। अब सोसाइटी वाले हैं जो डर में रहने लग गए, सोसाइटी, तो इनको भी प्रोटेक्ट करना है हमें, यानी कि इनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है। तो इन सारों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना इज़ अ पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ। एक तो ये हो गया। सेकंड, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ए जो है, ए का मर्डर किसने किया है, बी ने किया है। अब हम इसको भी इसको भी हम तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक प्रॉपर ट्रायल नहीं होती, यानी कि हम इसके इंटरेस्ट को और पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलेंगे, राइट। मान लो बी ने ए का मर्डर किया है, क्यों किया है, क्या उसने प्राइवेट डिफेंस में किया है इसका मर्डर, है ना, क्या इसने डर के मारे किया है, क्या ये अंडर कोर्जन था, है ना, इसकी इंटेंशन क्या थी, है ना, इसका पर्पज़ क्या था, मतलब मोटिव एज सच इज़ नॉट एन असेंशियल ऑफ क्राइम। बट स्टिल हम देखते हैं ना, जब सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें कि मोटिव एज सच रेलेवेंट नहीं होता, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में वो रेलेवेंट हो जाता है। तो मतलब कट टू द चेस, हमारा मतलब ये है कि हम ए, बी और प्लस में सोसाइटी तीनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। स्टेट रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी प्रोसिक्यूट्स द ऑफेंडर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू अपहोल्ड द सोशल डिसिप्लिन, यानी कि एक सोशल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता था, स्कूल कॉलेजेस में हम जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, एक बच्चा अगर होमवर्क नहीं करके आया, मैम उसे बहुत अच्छे से, मतलब अपने टाइम में तो बहुत अच्छे से पीट देते थे, तो उसका इतना डर हो जाता था कि नेक्स्ट डे से बच्चे अपना होमवर्क भी करके आते थे और एक्स्ट्रा काम भी कर लेते थे, कहीं मैम जो है हमें भी ना पीट दे, ऐसा होता था। वैसे ही यहाँ पे है, अगर एक कोई भी बच्चा, ठीक है, बच्चा इन द सेंस कोई भी एक इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे पनिश करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वो देखा जाएगा ऑफेंस कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट जो है वो डिसाइडेड है अंडर BNS और IPC। तो उसे पनिश करना ज़रूरी है ताकि वो एक डेटरेंस क्रिएट करे और एक सोशल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर ऐसा हो जाए कि माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर जो मतलब स्ट्रॉन्ग लोग हैं वही एग्जिस्ट कर पाएंगे सोसाइटी में, राइट, और उनमें भी कियोस जो है वो बढ़ता रहेगा। इसलिए ये मेंटेन करने के लिए जो है
क्रिमिनल लॉ का होना ज़रूरी है, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ राइट इन रेम। नेक्स्ट है हमारा, मेयर कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम इज़ नॉट सफिशिएंट एज पनिशमेंट is important to deter the criminal conduct and to restore the public confidence in the judicial system। तो जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए ने बी को मार दिया, चलो फैमिली को कॉम्पनसेशन दे देते हैं, बात खत्म करते हैं, राइट। ऐसे तो अमीर लोग हमेशा ही ऐसे बच जाएंगे, उनको तो कभी सजा ही नहीं होगी अगर कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट हमने रख दिया कि ले गोली मार दी, फैमिली को पैसे दे दिए और दैट इज़ इट, है ना, ऐसा नहीं चलता। तो इसलिए पनिशमेंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट डेटरेंस इन द सोसाइटी, ताकि लोग जो हैं अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। नेक्स्ट, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, द एसेंस ऑफ बीएनएस लाइज इन प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाइल सिमिल्टेनियसली सेफ गार्डिंग द इंडिविजुअल राइट्स थ्रू फेयर एंड बैलेंस्ड क्रिमिनल जस्टिस, राइट। तो ये आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये जो क्वेश्चन आता है ना जनरली पाँच से कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मोस्टली 5 नंबर का ही मैंने इसे देखा है, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर में अगर तुम्हें तैयार करना है तो यू कैन ईजिली ऐड, इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, अगर केस लो है तो केस लो ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली आपका आंसर जो है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्राइम वर्सेस ऑफेंस, ठीक है। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये नोट्स देखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ करते हैं, क्राइम जो है बेसिकली द वर्ड क्राइम, ठीक है, वो कहाँ से निकला है, लेटिन टर्म, वैसे मैंने ये नोट्स में लिखा है तो उसे रहने देते हैं, ठीक है। लेटिन टर्म्स क्रेमन से निकला है, CRIMEN, ये रहा, जिसका मतलब होता है ऑफेंस या फिर रोंग डूअर, दोनों ही इसके मतलब होते हैं, ऑफेंस भी होता है और रोंग डूअर को भी क्रिमिन ही बोलते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें क्राइम की और ऑफेंस की, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर नोट्स देखेंगे। तो क्राइम जो है इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, वेयर इज ऑफेंस जो है वो नैरोअर टर्म है, ठीक है। कैसे है हम बात करते हैं, फिर हम BNS में जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, IPC की डेफिनेशन देखेंगे, BNS यानी कि CRPC की जो डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। देखो जो क्राइम है ना वो इंक्लूड करता है लीगल रॉन्ग को प्लस में मोरल रॉन्ग को, और ऑफेंस जो है, ऑफेंस हमेशा विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये क्या इंक्लूड कर रहा है, ये सिर्फ लीगल रॉन्ग को इंक्लूड करेगा। समझ आ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो क्राइम है वो ब्रॉडर टर्म है, यानी कि अगर ये क्राइम है तो ये जो है हमारा अंदर का जो सर्कल है ये है हमारा ऑफेंस और ये है हमारा क्राइम। कैसे है इस पे बात करते हैं हम। देखो जो क्राइम है ना बेसिकली उसमें लीगल तो आएगा, यानी कि विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। BNS जो है अगर किसी भी ऑफेंस को या किसी भी एक्ट को ये कह दे कि ये जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑफेंस बन जाएगा। पर अगर हम बात करें क्राइम की, ठीक है, तो इसमें मोरल रॉन्ग भी आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी कर लेते हैं तो इट इज़ मोरली रॉन्ग फॉर सम पीपल, है ना, सम स्टेट ऑफ सोसाइटीज़। ये जो है एक क्राइम से भी बड़ी चीज़ हो जाती है ना। जैसे ये ओनर किलिंग के आप मामले सुनते हो, यानी कि ये मोरली रॉन्ग है उस सोसाइटी के लिए, तो ये क्राइम हो गया एक किस्म से, ठीक है। देखो A और B सेम विलेज से है पर ये भाई बहन नहीं है, विलेज सेम है भाई बहन नहीं है, और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इन पे कोई बार नहीं है कि ये शादी नहीं कर सकते, तो इन दोनों ने कर ली शादी, ठीक है। अब ये जो है इट इज़ मोरली रॉन्ग एंड इट इज़ क्राइम इन द आइज़ ऑफ सोसाइटी। लेकिन अगर हम लीगली देखें तो इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इट इज़ अ क्राइम, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ऑफेंस बट इट इज़ अ क्राइम। मेरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफेंस होती है पर क्राइम के डेफिनेशन में हम उसे नहीं डालते, ठीक है। एज सच कि क्राइम वो होता है पर हम एज अ सोसाइटी उसे क्राइम नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक पे जो है ट्रिपलिंग करना क्या है, ऑफेंस है, यानी 3 बंदे जो बैठ के बाइक पे जाते हैं, इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। पर क्या ये मॉरली रॉन्ग है, क्या लोग इसे एज अ क्राइम देखते हैं, नहीं देखते। मॉरली इट इज़ नॉट रॉन्ग बट लीगली इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो ऑफेंस तो है ये। उसके अलावा अगर मान लो आप हेलमेट नहीं लगाते तो क्या ये मॉरली रॉन्ग है, क्या लोग आपको कहेंगे, मतलब गिन की नज़रों से देखेंगे अरे यार इसने तो हेलमेट नहीं लगाया, ये तो अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो इट इज़ मॉरली एक्सेप्टेबल पर लीगली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लीगली इट इज़ जो है रॉन्ग।
ऐसे ही ना जैसे कई बारी आप किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कि इतने पैसे दे दो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म हो गया है सोसाइटी में कि हाँ वहाँ पे पैसे देने हैं. इट इज़ अ करप्शन. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दोज ऑफिसर्स टू कंप्लीट द वर्क, बट स्टिल दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द मनी. जैसे उन्हें पैसा मिलेगा वो काम करेंगे, ठीक है, इवन दो इट्स देयर ड्यूटी, करना ही पड़ेगा, पर इट इज़ नॉट मॉरली रॉन्ग. ऐसा ही चल रहा है, हम तो ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा ही होता है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर ली है सोसाइटी ने, बट इट इज़ लीगली नॉट राइट, इट इज़ एन ऑफेंस. तो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं, अगर ये एंटी सोशल है तो ये क्राइम के डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, और एंटी लीगल है तो ये ऑफेंस की डेफिनेशन में आ जाएगा. इतना समझो अभी. अब हम डेफिनेशंस देखते हैं. अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फोरबिडन बाय द स्टैट्यूट और इंजurious टू द पब्लिक वेलफेयर, वो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, ठीक है. सेलमन क्या बोलते हैं, एन एक्ट डीम्ड बाय लॉ टू बी हार्मफुल टू द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इन जनरल इवन दो इट्स इमीडिएट विक्टिम इज एन इंडिविजुअल, यानी कि हार्म तो एक इंसान को कर रहे हैं लेकिन जो है इफेक्ट पूरी सोसाइटी हो रही है उससे. सुप्रीम कोर्ट ने इसे और अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया इन सेवक पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्राइम इज़ अ सोशल फिनोमिना, क्राइम जो है सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है क्या नहीं कर रही, इट इज़ क्राइम विच अराइज फर्स्ट व्हेन द स्टेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, पीपल सेट अप रूल्स, पीपल अपने लोग जो है अपना रूल्स खुद बनाते हैं, एंड ब्रेकिंग ऑफ विच इज़ कॉल्ड अ क्राइम, जिसे हम ब्रेक करते हैं एंड विल बिकम अ क्राइम. अब अगर हम क्राइम की बात करें, ठीक है, तो ना तो BNS ना BNSS यानी कि ना तो IPC और ना ही CRPC कहीं भी क्राइम को डिफाइन करते हैं. नो डेफिनेशन गिवन इन IPC या BNS या BNSS या CRPC. पर अगर हम ऑफेंस की बात करें तो क्या ऑफेंस जो है डिफाइन है BNS में, बिल्कुल डिफाइन है. क्या BNS में, मतलब BNSS, एक सेकेंड यार, BNSS में इसमें भी डिफाइन है, CRPC में भी है और ऐसे ही IPC में भी है, ठीक है. कहाँ है हम देखते हैं. तो पहले तो BNS में निकाल लिए हमने. अब देखें ऑफेंस कहाँ है, सेक्शन 2 क्लोज 24 ऑफ BNS है ना, और सेक्शन 40 जो है वो किसका है, IPC का. तो जहाँ मैंने साइड में ऐसा लिखा हुआ है ना ब्राउन पेन से, वो सेक्शन है इसके इक्विवेलेंट, ये IPC के हो जाएंगे, BNS आपका खुला ही हुआ है, ठीक है. तो आप अपने IPC और BNS दोनों को साथ में ही खोल के चलेंगे, राइट. जब हम थियोरेटिकल पार्ट से BNS को पढ़ेंगे है ना, उसके बाद मतलब जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो मैं दोनों जो है साइमल्टेनियसली खोल के रखूँगी, पर आप अभी के लिए खोल के रखें अपने, ठीक है. चलें, क्या बोलता है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर इन द सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लोज A एंड B द वर्ड. अब ये कह रहे हैं एक्सेप्शन है ये कि जो भी चैप्टर्स या सेक्शन मेंशन किए गए हैं इसमें और इसमें, ठीक है, B में, यहाँ पे जो भी सेक्शन मेंशन किए गए हैं उन्हें छोड़कर, एक्सेप्ट उन्हें छोड़कर, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय संहिता, यानी कि BNS ने जिसे भी ऑफेंस माना है सिर्फ वही ऑफेंस है, ठीक है. जो भी ऑफेंसेस मेंशन है BNS में सिर्फ वही ऑफेंस है, सब कुछ ऑफेंस नहीं है. यानी कि अगर हम क्राइम की बात करें, यहीं से समझ आ जाता है, क्राइम की बात करें, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती सब क्राइम है, भले ही वो एक्सेप्ट, लव मैरिज करना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनकी नज़रों में वो क्राइम है, ठीक है. लेकिन BNS उसे अलाउ कर रहा है, BNS को कोई मतलब नहीं आप कैसे शादी कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो क्राइम नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय BNS. मैंने ये भी नहीं लिखा BNS नहीं मतलब BNS लिखा है मैंने, लॉ नहीं लिखा, ठीक है. तो ध्यान से देखना, मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय संहिता, नॉट लॉ. लॉ में तो और भी आ जाएंगे, एंटी करप्शन आ जाएगा है ना, पॉक्सो आ जाएगा, DV वगैरह आ जाएंगे. यानी कि यहाँ पे भी ऑफेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो संहिता, यानी कि क्या IPC उन्हें या BNS उन्हें पनिशेबल करता है, नहीं, IPC नहीं करता पनिशेबल, या फिर BNS नहीं करता, सिर्फ BNS जिन्हें पनिशेबल बनाता है वही ऑफेंसेस होंगे BNS के पर्सपेक्टिव में, ध्यान से, ठीक है. और वहीं पे अगर हम BNSS की बात करें,
ठीक है, ये BNS यानी कि IPC। अब हम CRPC उसके साथ BNSS की बात करें तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। कैसे है ब्रॉडर टर्म, कैसे है, ये जो है CRPC, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो आपको इतना डिफरेंस समझ आया है, अभी के लिए यही समझना है। अभी हम ऑफेंस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम क्राइम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्योंकि हमें आगे एलिमेंट्स देखने हैं। जब हम 224 पढ़ेंगे फिर आगे और डिस्कशन होगी इस पर। तो आपको इतना समझ आ गया कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की बात करें तो पहला एलिमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, मेंस रिया। थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्टस रिया। एक सेकेंड, और जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है विच इज इंजरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या है तो आप बताएंगे ह्यूमन बीइंग है, मेंस रिया है, एक्टस रियस है, इंजरी है, राइट। अब हम एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। नंबर 1, ह्यूमन बीइंग, इंसान कौन है, ठीक है। तो जब IPC बना था ना तो ऑफेंस क्या थे, चोरी, डकैती, एडल्ट्री, रेप, मर्डर, इस टाइप के, यानी कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जो एक इंसान कर सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो इसमें मतलब ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन में हमने ज्यूरिस्टिक पर्सन्स को भी ऐड कर दिया। एक सेकेंड, ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन बेसिकली हमारे 6 टाइप के होते हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो क्या है कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। जैसे किसी का मर्डर कर देना इंसान ही कर सकता है ना। किसी के साथ रेप करना, रेप भी इंसान ही कर सकता है, और उसमें भी सिर्फ मेल ही कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को कि इसमें भी कैटेगराइजेशन होगा आगे कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जो एक इंसान कर सकता है, कौन सा ऑफेंस है जो सिर्फ मेल ही कर सकता है। क्योंकि अगर फीमेल करेगी तो वो सिर्फ अबेटमेंट हो सकता है, ठीक है, इंस्टिगेशन, अबेटमेंट, ये सब हो सकता है, लेकिन फीमेल नहीं कर सकती खुद से, राइट। उसके अलावा ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन कौन से ऑफेंस कर सकते हैं, जैसे डिफेमेशन हो गया, है ना, तो एक कंपनी ने किसी को डिफेम कर दिया, इस तरीके से। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि एक तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है और उसमें हमने ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी इंक्लूड कर दिया। पर ऐसा हो सकता है कि मान लो एक पर्सन ए है, उसने सांप पाल लिया, ठीक है, वो सांप को उसने किसी के घर पे छोड़ दिया, उस सांप ने मतलब बी के घर छोड़ दिया और बी को काट लिया, या मैंने एक कुत्ता पाल लिया और कुत्ते को बी के ऊपर छोड़ दिया, तो क्या माना जाएगा कि मेरी मतलब ए की लाइबिलिटी है या वो डॉग है जिसने, क्योंकि डॉग के काटने से उस बंदे की मौत हुई है, या कुत्ते के मतलब सॉरी सांप के काटने से उस बंदे की मौत हुई है, तो हमने तो ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है, ह्यूमन ने तो किया ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि टोर्ट्स में तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑफेंस किसी का एनिमल कर देता है तो वहाँ पे लाइबिलिटी, टोर्टियस लाइबिलिटी किसकी हो जाती है, ह्यूमन बीइंग की हो जाती है। तो क्या एनिमल भी क्राइम कर सकते हैं, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या एनिमल भी ऑफेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते एज़ पर IPC या फिर BNS। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें ह्यूमन बीइंग की तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन लिख के फिर ऑन करती हूँ, रुको। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ ह्यूमन बीइंग रेफर्स टू अ लिविंग नेचुरल पर्सन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वॉलेंटरी एक्ट्स एंड बेयरिंग द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग तो आ गए, हमने मान लिया, पर उसमें कॉरपोरेशन, कंपनीज ये भी इंक्लूड होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर इसमें एनिमल्स क्यों नहीं हम डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल फोर्स हो जाती है, मशीन से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो क्राइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दे लैक वाई का अरे हम यहाँ लिखते हैं वाई नॉट एनिमल्स या फिर मशीन एक्सेट्रा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे लैक क्रिमिनल पर्सनालिटी
या फिर इंटेंशन। ठीक है, इसलिए इन्हें इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो हम कंपनीज क्यों क्यों इंक्लूड कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट्स को क्यों, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भी कंपनी। देखो, कंपनी और कॉर्पोरेट्स को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज दे एक्ट थ्रू देयर डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ भी आप लिख सकते हैं इसमें, एम्प्लॉयज़ उनके थ्रू काम कर रहे हैं ना। कंपनी खुद से तो कोई काम नहीं कर रही, वो दीवारें तो कोई काम नहीं कर रही, पर वो ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं उन्हें हम कंपनी बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है कंपनी भी अब इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड करी जाती है। आप इन पे एक दो केस लो भी लिख सकते हैं, मैं लिख के फिर वापस आती हूँ। तो ये जो फर्स्ट केस है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसमें क्या हुआ था, जो बैंक है उन्होंने फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा के प्रोविजंस को वायलेट किया था, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड फ्रॉम द फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस इवन इफ द पनिशमेंट इंक्लूड द इम्प्रिजनमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि भले ही जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन इसके लिए भी कंपनी जो है वो लाइबल हो सकती है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, राइट। अगर मतलब इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी, द कोर्ट में इम्पोज द फाइन अलोन। ऐसा हो सकता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं भी दी जाएगी तो उसमें एटलीस्ट फाइन तो आपको दिया ही जाएगा। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल लेट डन हुआ कि कंपनी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में या ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन में, यानी कि पहले क्या था, ये ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, अब इसे पर्सन भी आप बोल सकते हो। जब आईपीसी पढ़ेंगे, बीएनएस पढ़ेंगे तो पर्सन की डेफिनेशन दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल लेट डाउन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट केस लो है, आपको याद रखना है, मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस मोटोरोला इन 2011। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंसेस रिक्वायरिंग द फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और जो इसका मेंस रिया है, क्योंकि मेंस रिया हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका जो मेंस रिया है यानी कि गिल्टी इंटेंशन है, वो कहाँ से ड्राइव हो सकती है, फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कंट्रोलिंग इट। जो बंदा उसे कंट्रोल कर रहा है उसकी क्या इंटेंशन थी, उससे हम जो है ये पता लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसे ऐसे, जो सेकंड है इसका क्या लिखेंगे, अ कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंसेस रिक्वायरिंग द फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड इट्स मेंस्ट्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द पर्सन कंट्रोलिंग इट, राइट। मैं लिख नहीं सकती, बड़ा हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हमने हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देख लिया है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इस क्लास को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, और आई होप यू लाइक द सेशन। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर करें एटलीस्ट उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आई विल बी कवरिंग, अभी ये सिर्फ क्या बोल रही हूँ मैं, थियोरेटिकल पार्ट है। इसके बाद जब क्वेश्चंस हम लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हेल्पफुल कितनी होंगी क्लासेस आपके लिए, राइट। तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक सेशंस, और इससे मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ क्लासेस पसंद आ रही है और आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, प्लीज़ रिविज़न डेली करो, ठीक है। अगर खुद से नहीं हो रही तो क्लास को डबल की स्पीड पे करके फटाफट से एक बारी रीडिंग ले लो, ताकि क्या है नेक्स्ट क्लास जब देखो तो आपको पता हो कि कल क्या चल रहा था। और रिवीजन नहीं करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा वापस से, ठीक है। अभी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे जब सेक्शंस करेंगे तो सेक्शन याद नहीं रहेंगे आपको। तो इसलिए कह रही हूँ कि रिवीजन की आदत साथ के साथ डाल लो। और ये एक्चुअल में पेड बैच के अकॉर्डिंग ही मैंने जो है लेक्चर्स डिसाइड किए हैं, है ना। सो टेक मोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।